जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे देखेंगे गैर सांविधिक निकाय। इससे पहले हमने संवैधानिक निकायों को देख लिया, क्या होते हैं, कितने प्रकार के हैं, उनका गठन कैसे होता है और उनके विषय में जो भी आवश्यक सामग्री होती है वो चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हमने सांविधिक देखा था, सांविधिक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितनी संस्थाएं, उनके बारे में देख लिया था। आज हम देखेंगे गैर सांविधिक। गैर सांविधिक का तात्पर्य हो जाता है कि न तो इनका संविधान में उल्लेख होता है इन संस्थाओं का, और ना ही संसद के द्वारा कोई बिल या अधिनियम पारित करके इनका गठन किया जाता है, ना ही किसी अधिनियम के द्वारा, बल्कि इनका एक प्रस्ताव के माध्यम से, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से इनका गठन कर लिया जाता है। तो ये होगी। यहाँ पे हम मुख्य रूप से 3 संस्थाओं को देखने वाले हैं। नीति आयोग के बारे में देखेंगे, जो कभी योजना आयोग हुआ करती थी। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में देखेंगे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। उसके बाद भारत की विधि आयोग के बारे में देख लेंगे। तो चलिए एक एक करके हम बिना देर के हुए बढ़ते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी आखिरी वीडियो होगी पॉलिटी की। इससे पहले एक वीडियो और लाऊंगा, उसमें चुनाव से संबंधित चीज़ें लाएंगे। कुछ चुनाव के से संबंधित समस्याएं होती हैं जैसे सामान्यतः समझ में नहीं आती। उनमें क्या रहता है, जैसे देखा जाता है कि हालांकि निर्वाचन आयोग के बारे में तो बताया जा चुका है, लेकिन डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे कि निर्वाचन प्रणाली किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार की निर्वाचन प्रणाली होती है, हमारे यहाँ कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, ठीक है। और जो चुनाव होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आम चुनाव होता है, मध्यावधि चुनाव होता है, उपचुनाव होता है। तो कुछ लोग मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव में अंतर नहीं समझ पाते हैं। उसके अलावा चुनाव सुधार से संबंधित समितियों के बारे में भी पूछ लेता है कभी कभी, या अगर नहीं भी पूछता है तो अगर ऑप्शन में आपके दिया हो गया तो एलिमिनेशन के लिए आपको आसानी होगी कि अगर आपको पता है कि इस चुनाव सुधार से संबंधित है तो एक ऑप्शन तो आपका कट गया। वहीं अगर किसी अदर जो है कंस्टेंट में पूछा गया है वहाँ पे, तो ये चीज़ हमें जरूर समझने की यहाँ आवश्यकता है। तो चलिए हम अपना बिना विलंब किए हुए अभी यहाँ गैर सांविधिक निकायों को देख लेते हैं। उसके बाद कल की वीडियो में, या जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली मंडे को आएगी, क्योंकि संडे को कोई वीडियो नहीं आती, तो जो आएगी उसमें हम चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं योजना आयोग के बारे में। नीति आयोग यानी कि जो कभी योजना आयोग था, कभी भी प्रश्न हो सकता है, पूछ ले, तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी रखना जरूरी है, ठीक है। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। लेकिन इसका गठन कैसे किया गया था? 1946 में, ठीक है। 1946 में केसी नियोगी, ठीक है, केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की सिफारिश की गई थी, ठीक है। एक सलाहकारी जो है संस्था बनाने की बात की गई थी, उसी के आधार पर किया गया था। यह संविधानेतर और असांविधिक निकाय थी जिसकी प्रकृति सलाहकारी थी। बताए हैं, पहले ही बता चुके हैं कि ये या तो गैर सांविधिक कहिए इन्हें या फिर संविधानेतर कहिए, ठीक है। और इसकी प्रकृति क्या थी? सलाहकारी थी, यानी कि आप सलाह केवल दे सकते हैं। जैसे नीति आयोग भी आज भी एक सलाहकारी संस्था ही है। इसका जो अध्यक्ष होते थे, इनकी संरचना के बारे में बात करें तो अध्यक्ष होते थे जो भारत के प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते थे इसके अध्यक्ष होते थे। उसके अलावा जो उपाध्यक्ष होता था वही कार्यकारी प्रमुख होता था और पूर्ण कार्यकारी प्रमुख होता था। तो उपाध्यक्ष जो होता था इसका, वो वस्तुतः वही कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता था। हालांकि बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती थी। कुछ अंशकालिक सदस्य भी होते थे, जैसे केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री और योजना मंत्री आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। ये पदेन सदस्य क्या होते हैं कल की वीडियो में बताया जा चुका है। उसके अलावा इसमें 4 से लेकर 7 तक पूर्णकालिक सदस्य होते थे, ठीक है, जिन्हें राज्य मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता था। सचिव होते थे, सामान्यतः एक जो है वरिष्ठतम आईएएस इसके सचिव बनाए जाते थे। अब इसके कार्य के विषय में बात कर लेते हैं। देश के सारे जो संसाधन हैं, पदार्थ हैं, पूंजी है और जो मानव संसाधन है, उनका आकलन करना और उनके संवर्धन की संभावनाएं तलाश करना, यानी कि पता करना कौन से संसाधन कितनी मात्रा में मौजूद हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है और कैसे उनकी गुणवत्ता में और सुधार किया जा सकता है और उनको बढ़ाया जा सकता है और उनको लोकोन्मुखी बनाया जा सकता है। इन सारे कार्यों की देखरेख योजना आयोग की जिम्मेदारी हुआ करती थी। संसाधनों का संतुलित उपयोग करना और उसे सबसे प्रभावी बनाना, ये भी इसके शामिल था कार्यों में। वरीयता का निर्धारण करना। इसके अलावा अगर कोई बाध्यताएं आ रही, कोई कुछ बाधाएं आ रही हैं, ठीक है, अगर इससे रास्ते में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो ऐसी आ रहे हैं जो योजना बनाने में, योजनाओं को क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, तो ऐसे कारकों की पहचान करना भी इसका कार्य होता था। योजना निष्पादन में, यानी कि योजनाओं को क्रियान्वयन में
प्रगति का समय समय पे मूल्यांकन करना, यानी कि कोई योजना किस लेवल पे पहुंची है, उसकी सफलता कितने प्रतिशत है, अगर नहीं हो पा रही तो क्यों नहीं हो पा रही है, आवश्यक परिवर्तन, अगर कुछ योजनाओं में कुछ जरूरी बदलाव करने हैं तो उसकी भी सिफारिश करता था। योजना आयोग पूर्ण रूपेण केंद्र निर्मित निकाय थी, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इसमें राज्यों का कोई निर्माण में खास योगदान नहीं था। इसमें राज्य सरकारें प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, ये पॉइंट ध्यान देने वाली बात है। इसमें जो स्टेट होते थे, स्टेट के कोई मेंबर इसमें नहीं आते थे, ठीक है। पूरी तरह से केंद्र के आधिपत्य में रहता था और कहीं न कहीं यही लाइन जाके इसके पतन का कारण बनी, ठीक है। नीति आयोग की वैधता को इसी आधार पर सही ठहराया जाता है कि यह संघवाद का सही रूप प्रस्तुत करती है, यानी कि राज्यों का भी उचित भागीदारी है नीति आयोग में। तो चलिए अब हम नीति आयोग देख लेते हैं, इसके सक्सेसर को। तो नीति आयोग की बात करें तो इसका फुल फॉर्म बनाया गया था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका गठन कब किया गया, ये कई बार परीक्षाओं में, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगर मैं कम से कम बात करूँ तो 20 परीक्षाओं में, 20 एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है, ठीक है। 20 में पूछा जा चुका है, जब से बना है किसी न किसी रूप में ये प्रेजेंट रहता है, छोटे मोटे सारे एग्जाम को मिला के, तो इसलिए भी जरूरी है जानना आपको। तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया जाता है योजना आयोग के स्थान पर। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देगी, ठीक है। अब थिंक टैंक क्या होता है ये जानना जरूरी। देखिए विश्व में बहुत सारे जहां सरकारें, लोकतांत्रिक सरकारें हैं या नहीं भी लोकतांत्रिक हैं, तो वहां भी कुछ एक लोगों का समूह होता है, ठीक है। कुछ एक लोगों का समूह होता है। ये क्या करते हैं, सलाहकारी समूह होते हैं। ये किसी विशेष विषय पे अपने राष्ट्र प्रमुख को या राजा को सलाह देते हैं, ठीक है। और ये आधिकारिक रूप से सरकार के प्रति बाध्य नहीं होते हैं उस परिस्थिति में, लेकिन यहाँ ये कुछ इसमें सदस्य ऐसे हैं जो बाध्य भी होते हैं। और इसका कार्य केवल इतना होता है कि हर विषय पे आप गहन समीक्षा करिए, वहाँ पे रिसर्च करिए, उसके बाद जो उसका आउटपुट मिले उससे सरकार को अवगत कराइए, ठीक है। तो यहाँ क्या इनका कार्य है, केंद्र और राज्य सरकारों की नीति निर्माण के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना, वह इनका कार्य है, ना कि केंद्र बल्कि राज्यों के लिए भी, ठीक है। संरचना की अगर हम बात करते हैं तो क्या सीन है संरचना के बारे में, यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग में भी यही होते थे। गवर्नर काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, जहाँ पे विधानसभा नहीं है, ठीक है, वहाँ के जो है प्रशासक। तो अब यहाँ पे देखिए ये महत्वपूर्ण लाइन आ जाती है कि मतलब यहाँ पे राज्यों का भी प्रभुत्व दिया, राज्यों का भी हक दिया गया है और उनकी भी सहभागिता शामिल है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है योजना आयोग की अपेक्षा। इसमें क्या होता है कि विशिष्ट मुद्दों पर ऐसे मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या राज्य क्षेत्र से हो, तो उसके लिए क्षेत्रीय परिषदें हैं, ठीक है। परिषदें विशिष्ट काल के लिए बनाई जाएंगी, ठीक है। इसमें ऐसा है कि अगर कोई विशेष मुद्दा आ गया एक, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, तो उसके लिए परिषदें बनाई जाएंगी विशिष्ट समय के लिए। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें होंगी। इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल शामिल होंगे और नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे इसकी अध्यक्षता। ध्यान देने वाली बात है, इस परिषद की जो अध्यक्षता करेंगे कौन करेगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे, ठीक है। विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। मतलब इसमें जो विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे वे अपने क्षेत्र विशेष के लिए जाने माने होंगे व्यक्ति, और उनका चयन भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाएगा, प्रधानमंत्री उन्हें नामित करेंगे, ठीक है। इसके अलावा पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अलावा और कुछ बातें हैं, जैसे उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होंगे, यानी कि जो परिषदें बनेंगी उनकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे और उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। सदस्य जो होंगे पूर्णकालिक होंगे, कुछ अंशकालिक सदस्य भी होंगे, यानी कुछ समय के लिए। अग्रणी विश्वविद्यालय जैसे जो हैं, अग्रणी विश्वविद्यालय में जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, और उनसे संस्थाओं से, वैसी संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य, ठीक है। अंशकालिक सदस्य बारी बारी के आधार पर होंगे, ठीक है। 2 सदस्य अधिकतम वहाँ से उठाए जाएंगे जो महत्वपूर्ण संस्थान वगैरह हैं। पदेन सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य होंगे, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही नामित किए जाएंगे। और सचिवालय की बात की जाए तो आवश्यकता के अनुसार जो जरूरत पड़ेगी वो करेंगे, ठीक है। उद्देश्य और कार्य की अब बात कर लेते हैं। तो क्या है, विकास प्रक्रिया में निर्देश तथा रणनीतिक परामर्श देना,
ये इनका मुख्य कार्य है। उसके अलावा सहयोगात्मक संघवाद का विकास करना। देखिए, सहयोगात्मक संघवाद की बात क्या आ जाती है, इसे साधारण शब्दों में समझिए कि अगर एक बाइक है, ठीक है, एक बाइक है अगर, तो अगर आप देखिए तो इसमें 2 पहिया होता है, ठीक है, इसमें 2 पहिया होता है बाइक में। अभी इससे बुरी बाइक तो मैं नहीं बना सकता, जैसी बनी है मान लीजिए एक बाइक है, ठीक है। तो अब ये बाइक है, अब अगर इसमें 2 पहिया लगा हुआ है और एक पहिया जाम हो जाए, ठीक है, एक पहिया किसी तरह जाम हो जाए तो क्या ये गाड़ी चल सकती है? सफ़र कभी नहीं चलेगी, ठीक है। साधारण भाषा में समझिए इसको। तो क्या है कि दोनों पहियों का बराबर चलना और बराबर स्मूथली वर्क करने से ही गाड़ी चलेगी। उसी तरह संघवाद है, राज्य और केंद्र जब आपस में तालमेल मिला के चलेंगे तभी संघवाद की परिकल्पना साकार हो सकती है, तभी संघवाद साकार हो सकता है, लोकतंत्र स्थायित्व को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ क्या है, नीति आयोग क्या करता है, सहयोगात्मक संघवाद पे ध्यान देता है कि आप सभी के सहयोग से ही ये संघ चलेगा, जबकि योजना आयोग में राज्यों की कोई सहभागिता नहीं होती थी। ग्राम स्तर पर व्यवहारिक योजना बनाने में सहयोग और योजनाओं के उत्तरोत्तर विकास में मदद करना नीति आयोग का कार्य है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों आदि के माध्यम से ज्ञान और नवाचार को विकसित करना, कार्यक्रम और नीतियों के कार्यान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी व क्षमता निर्माण का विकास करना, केंद्र व राज्यों को चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी में बदल दिया जाना, दीर्घकालीन योजना कार्यक्रम निर्माण, समयानुसार आवश्यकता परिवर्तन आदि करना, ये सारा कार्य नीति आयोग के कार्य में शामिल है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो नीति आयोग के हिस्से में एक बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, बहुत बड़ा कार्य का इसका दायरा है, यानी कि एक बहुत बड़े स्तर पे नीति आयोग को कार्य करना होता है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये हमारा नीति आयोग का कार्य रहा। अब आगे देखते हैं अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसमें क्या है, गठन की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में किया गया, ठीक है। केंद्र सरकार के एक शासकीय आदेश के द्वारा इसका गठन किया गया। यह भी न तो संवैधानिक न सांविधिक निकाय, संविधानेतर निकाय है, ठीक है। देखिए, कभी कभी हिंदी को लेके कन्फ्यूजन आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा, संविधानेतर या गैर संवैधानिक सांविधिकाय, तो यही एक होगा, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन का अगर हम उद्देश्य जाने कि क्यों गठन किया गया था, तो देखते हैं, योजना निर्माण कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना। मतलब एक तो था योजना आयोग, वो क्या करता था, उसमें राज्यों का सहयोग नहीं था, आप योजनाएं बनाते थे और राज्यों पे थोप देते थे। लेकिन जो NDC है, NDC में क्या होता है, राज्यों की सहभागिता होती है, ठीक है। तो योजना आयोग कार्य बना के NDC को सौंप देती। अब NDC का कार्य है कि इनके बीच समन्वय स्थापित करना, राज्यों के बीच, और सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देना, योजना के समर्थन में राष्ट्र के संसाधनों और प्रयासों को गतिशील बनाना, ये भी इसका कार्य था। सभी मुख्य क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, देश के सभी भागों में तीव्र और संतुलित विकास को बढ़ावा देना, ये NDC का कार्य होता था, ठीक है। संरचना की अगर हम बात करें तो क्या है, वहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक व मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के सदस्य शामिल होते थे। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री होते थे, सभी कैबिनेट मंत्री होते थे, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे, स्टेट CM होते थे सारे, ठीक है। उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होते थे, गवर्नर रूलर होते थे, ठीक है। और योजना आयोग के सदस्य भी शामिल होते थे इनमें। सचिव आयोग का सचिव ही इस परिषद का सचिव होता था, जो योजना आयोग का सचिव होता था। इस परिषद की जो अध्यक्षता होती थी वो PM के द्वारा की जाती थी, परिषद की अध्यक्षता, ठीक है। कार्य की बात करें तो विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक आर्थिक नीतियों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना, समय समय पर राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन की समीक्षा करना, योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करना, ये राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य होता था, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच सहभागिता, समन्वय, सहयोग को बढ़ावा देना। योजना आयोग की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रीय विकास परिषद की उपयोगिता का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है, यानी कि क्या अब इसकी उपयोगिता रह गई है? क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे कार्यों को नीति आयोग द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है, अब नीति आयोग वो सारे कार्य कर रही होती है। तो ये रहा। अब देखते हैं भारत का विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। यह भी गैर वैधानिक कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापित एक संस्था का उद्देश्य कानून में सुधार और कानून के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देना। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ इसका हुआ कि जैसे
कॉलोनियल काल से बहुत सारे कानून हमारे यहाँ आ चुके हैं, उपनिवेशवाद से बहुत सारे कानून हमारे संविधान में आज भी हैं। बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो समय के साथ उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। अब उन कानूनों की पहचान करना, उन कानूनों को हटाना। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो लोकतंत्र के विरुद्ध हैं, यानी कि अब उपनिवेश काल में बनाए गए थे कानून, तो पुलिस व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि उपनिवेश काल को मजबूत करना, शासन को मजबूत करना। अब जब उपनिवेश रह नहीं गया, लोकतंत्र स्थापित हो गया है, तो ऐसे कानूनों की क्या आवश्यकता है? तो इसके लिए विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 4 विधि आयोग गठित किए गए थे 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान। आयोग की कार्यावधि तत्कालीन अंग्रेजी कानूनों के आधार पर होता था। ठीक है, और आज़ादी के बाद अगर हम बात करें, आज़ादी के पहले, तो पहला विधि आयोग 1834 में गठित किया गया। पहला विधि आयोग मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, तो मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग का गठन किया गया। उसके बाद चौथा विधि आयोग जो बना 1879 में बना, 1879 में बना चौथा, यानी कि स्वतंत्रता के पहले का ये अंतिम आयोग था। उसके बाद जब स्वतंत्र भारत हो जाता है तो प्रथम विधि आयोग 1955 में बना। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग 1955 में एम सी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया 1955 में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने देखा कि कौन कौन से कानून उपयोगी हैं, कौन से नहीं हैं। तत्पश्चात समय समय पे आयोगों का गठन किया जाता रहा। अंतिम विधि आयोग अभी जो गठित किया गया, 21वां विधि आयोग हुआ 1 सितंबर 2015 को। ठीक है, 1 सितंबर 2015 को गठित किया गया 21वां विधि आयोग। ठीक है, यह उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान, BS चौहान भी मिल सकता है। ठीक है, तो बलबीर सिंह चौहान समझिए, ठीक है, BS चौहान की अध्यक्षता में 21वां विधि आयोग का गठन किया गया। तो पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, और 1 सितंबर 2015 में की गई। कार्यकाल 3 वर्ष का होगा इनका। ठीक है, 3 वर्ष था, 18 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, और जो संरचना होती है आयोग की, उसकी बात करें तो एक पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। संरचना के अनुसार एक पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 1 पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। उसमें एक सचिव भी होता है। 1 पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 सदस्य, इसमें एक सचिव भी शामिल होते हैं। 2 पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिसियो। 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। ठीक है, तो यह इसकी संरचना हुई। कार्य प्रणाली की बात करें तो आयोग की बैठकों को आयोजित करना है इनका कार्य, और प्राथमिकता के आधार पर सदस्य के प्रारंभिक कार्य की पहचान की जाती है, मतलब आप किस विषय में किस तरफ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, समस्या सुधार हेतु क्षेत्र निर्धारण की रूपरेखा, सार्वजनिक व्यवसायी निकायों शैक्षणिक संस्थाओं के साथ परामर्श वगैरह करना, चर्चा और रिपोर्ट की जांच के बाद विधि न्याय मंत्रालय को रिपोर्ट आगे बढ़ाई जाती है। तत्पश्चात रिपोर्ट पर विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा विचार विमर्श के बाद इसे संसद में पेश किया जाता है। तो इनका कार्य समझ आया और इनके सदस्य समझ में आ गया आपको। कब गठन किया गया पहला, कब अंतिम गठन किया गया, अंतिम के अध्यक्ष कौन थे, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। यहाँ पे ये हमारी वीडियो समाप्त हो रही है आज, और एक और वीडियो आएगी अंतिम पॉलिटी की, जिसमें हम चुनाव से संबंधित देखेंगे। उसमें चुनाव कैसी क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है भारत में, कितने प्रकार की चुनाव पद्धति होती है पूरे विश्व में, उसमें कुछ विभिन्न समितियाँ देखेंगे, उनके सुझाव देखेंगे। उसके बाद हम पॉलिटी समाप्त